अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ये सीनियर ऑडिटर की टेस्ट की प्रिपरेशन में दूसरा लेक्चर है जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला जो टॉपिक है जो कि हम कवर करेंगे वो है कॉस्टिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोडक्शन ऑफ सर्विस या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर जो कॉस्ट आ रही है उसको सर्टेन करना कि कितनी कॉस्ट आ रही है जो भी हम गुड्स बना रहे हैं या सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो उस पर कितनी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पड़ रही है। तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, रेवेन्यू माइनस ऑल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग द गुड्स और सप्लाइंग द सर्विसेज इज नोन एज, कि रेवेन्यू से जब हम माइनस करते हैं तमाम की तमाम डायरेक्ट कॉस्ट को जो कि हम गुड्स बनाने के लिए इनकर कर रहे हों या हम सर्विस को रेंडर करने के लिए इनकर कर रहे हों, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हम ग्रॉस प्रॉफिट को मालूम कैसे होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह मालूम होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो ये ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर आता है। तो इधर जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तमाम इधर ये भी जहन में रखें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आती बल्कि इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती हैं। लेकिन इधर जब जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है इस क्वेश्चन के मुतालिक बेस्ट सूटेबल आंसर इधर ये आ रहा है, जबकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट कॉस्ट भी आती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो कि यूनिट ऑफ या जो चीज हमने प्रोड्यूस की है उसमें ट्रेसेबल हो, जो मालूम की जा सके। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है जिसमें टेबल्स बनते हैं, तो टेबल्स में जो लकड़ी यूज होती है तो ये डायरेक्ट मटेरियल है और ये जो कॉस्ट कहलाती है डायरेक्ट। लेकिन इस मटेरियल को जो है लकड़ी को पॉलिश करने के लिए जो पॉलिश यूज होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो ट्रेसेबल है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि लकड़ी की जो कॉस्ट है वो हम निकाल सकते हैं। एक टेबल को बनाने में हमारे पास फॉर एग्जांपल 3000 की लकड़ी लगी, लेकिन पॉलिश कितने रुपीस की लगी ये हम नहीं मालूम कर सकते। क्यों? क्योंकि यही पॉलिश जो है वो 3-4 टेबल्स को बनाने के लिए यूज हो सकती है। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो ट्रेसेबल नहीं होती, वो हम मालूम नहीं कर सकते। तो इधर हमारे पास इस एमसीक्यू से हमारे पास 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि रेवेन्यू से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अभी हमारे पास अवेलेबल डेटा क्या था कि रेवेन्यू माइनस ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, तो ये किसके बराबर होगा? ये भी ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अवेलेबल डेटा में जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर नहीं है। और फिर हमने ये पढ़ा कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि ट्रेसेबल होती है, कि जो भी प्रोडक्ट बना है उसमें डायरेक्ट कॉस्ट हम मालूम कर सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम मालूम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसके अलावा हम दूसरे ऑप्शन को देख लेंगे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि रेवेन्यू से माइनस कर दी है डायरेक्ट कॉस्ट, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल ही नहीं आता बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट आता है। एक्सपेंसेस भी नहीं आता और नेट प्रॉफिट भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी कॉस्ट और एक्सपेंसेस होती हैं, उनको माइनस करके हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस करने से हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं आ सकता। ठीक हो गया। तो इसमें राइट आंसर ए है, ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास कि ड्यूरिंग कॉस्टिंग प्रोसेस प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल रहे हों तो उस प्रोसेस में टू अराइव एट द ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस, जो कारोबार बनी बनाई चीज को खरीदता है और उसको आगे बेच देता है फिनिश गुड्स को लेकर, ये मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं होता इस किस्म के कारोबार जो होते हैं। ड्यूरिंग कॉस्टिंग प्रोसेस टू अराइव at the gross profit of a trading business, which one of the following formula is applied? कि हम ग्रॉस प्रॉफिट जब हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकाल रहे हों तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो उसमें जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है ये सी वाला।
इसके पीछे लॉजिक क्या है कि सेल्स से जब हम माइनस करें, ये देखें सेल्स से माइनस करनी है हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तभी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मालूम होती है? ओपनिंग स्टॉक कि हमारे पास जो शुरू में कारोबार में माल पड़ा था जनवरी 1 को, फिर हमने जितने परचेजेस किए तो हमारे पास टोटल अवेलेबल गुड्स आ गए फॉर सेल, कि हमारे पास इतने रुपए के प्रोडक्ट्स या गुड्स पड़े हैं जो कि हम सेल के करना चाहते हैं। माइनस करने से क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो जिसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक हो गया। इसको आप एक एग्जांपल के तहत भी देख लें। एग्जांपल, हम जनवरी 1 को हम जब फैक्ट्री को खोला तो हमारे पास 40 यूनिट्स पड़े थे, प्लस हमने 100 यूनिट्स मजीद खरीद लिए, तो टोटल अवेलेबल हमारे पास 140 आ गए कि 140 यूनिट्स हमारे पास हैं। माइनस कर दिए क्लोजिंग स्टॉक, जब हम जनवरी 31 को लास्ट डे ऑफ द मंथ है उसमें हमने देखा तो हमारे पास 50 यूनिट्स बाकी बचे हुए हैं। तो इसमें देखें 40 प्लस 100 तो हमारे पास 140 हो गया, माइनस कर दें 40 तो मतलब कि 90 यूनिट्स जो हैं हमारे बिक गए हैं। तो ये क्या हो गया, बिक गए तो मतलब हमारे पास यूनिट्स में ये वैल्यू आ जाएगी 90 यूनिट्स। फिर हम जो जितनी भी इसकी कॉस्ट है इसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम सेल से माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें राइट आंसर सी है। अभी चलते हैं थर्ड एमसीक्यू की तरफ, जिसमें है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें कौन से हैं? पहली ऑप्शन है कैरीज इनवर्ड, जो माल हम खरीदते हैं और उसको फैक्ट्री तक लाने की जो कॉस्ट है वो तो हम ट्रांसपोर्टेशन इन भी कहते हैं या फ्रेट इन भी कहते हैं, ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक हो गया। तो मतलब ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड जो है डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप चीज बेच रहे हैं और आप जो है डिलीवरी चार्जेस उसके इनकर कर रहे हैं ताकि आप अपने कस्टमर को वो चीज पहुंचा सकें, तो ये जो है ये आपका एक्सपेंस होता है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। या ये जो है सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है। ये आप इसलिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका कस्टमर जो है आपसे बार बार ये चीज खरीदे। तो ये जो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस होगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ठीक हो गया। कैरीज डाउनवर्ड तो कुछ होता ही नहीं है। बोथ ए एंड सी, ये दोनों जो है ये तीनों ऑप्शन जो है गलत हैं। सही जो ऑप्शन है वो कैरीज इनवर्ड जो है वो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, या डायरेक्ट कॉस्ट भी इसको कहते हैं। फोर्थ एमसीक्यू है हमारे पास नेट परचेजेस इक्वल्स दी इनवॉइस अमाउंट, कि जो इनवॉइसबिलिटी पर लिखी गई अमाउंट है उसके अलावा और कौन कौन सी अमाउंट्स इसमें शामिल होती हैं नेट परचेजेस में। तो नेट परचेजेस में हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि नेट परचेजेस में हमारे पास जो चीज जितने की खरीदी प्लस उसमें जितने भी हमने फ्रेट इन दिए, मतलब हमारी फैक्ट्री तक लाने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन तक लाने के लिए जितना खर्च आया वो भी शामिल हो जाता है और उससे डिस्काउंट माइनस कर दें तो हमारे पास नेट परचेजेस आ जाती है। तो नेट परचेजेस इक्वल्स टू इनवॉइस अमाउंट, इनवॉइस जितनी की सामान है प्लस कर देते हैं उसमें परचेजेस को प्लस कर देते हैं उसमें फ्रेट इन को और लेस कर देते हैं परचेज डिस्काउंट को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है नेट परचेजेस की। तो ये राइट आंसर है सी। ठीक हो गया। फिफ्थ एमसीक्यू है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ अकाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास क्या एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है या एक्सपेंस अकाउंट है। तो ये जो है हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक हो गया। अभी आप ये इसको इससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फर्क है। कॉस्ट को जब एक्सपायर होती है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कॉस्ट से जब हमने फायदा उठा लिया तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती है। एमसीक्यू में हम जो बेस्ट सुटेबल आंसर होता है उसको पिक करते हैं। तो इधर जो है बेस्ट सुटेबल आंसर क्या है, एक्सपेंस।
6 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सी जो ऑप्शन है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंपोनेंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा नहीं है। तो सेल्स फोर्स की सैलरीज जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा नहीं होती, ये ऑप्शन ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर परचेजेस, मतलब परचेजेस हमने किए तो ट्रांसपोर्टेशन की जो चार्जेस हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल होते हैं। जैसे कि आपने पिछले एमसीक्यू में पढ़ा कि नेट परचेजेस में प्लस कर देते हैं हम जो भी फ्रेट इन है या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं और उससे डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नेट परचेजेस में जब शामिल हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी ये शामिल होंगे। इंपोर्ट ड्यूटीज और रॉ मटेरियल भी जो है नेट परचेजेस में शामिल होते हैं। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, आया वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, ये सारी की सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा होती हैं। जबकि हमारे पास जो सेल्स फोर्स की सैलरीज है ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा नहीं होती। तो राइट आंसर ए है। सेवंथ एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमिन दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मालूम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? तो हमारे पास बिगिनिंग प्लस परचेजेस नहीं, ये तो एनफ नहीं है। बिगिनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल्स, ये भी सही नहीं है। बिगिनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड करते हैं और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शामिल करते हैं, माइनस कर देते हैं एंडिंग इन्वेंट्री को, तो हमारे पास ये आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मूला हमारे पास है। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि बिगिनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस और जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी शामिल हो जाते हैं और माइनस कर दें अगर उससे एंडिंग इन्वेंट्री को, तो हमारे पास वो फिगर आ जाता है जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो राइट आंसर हमारे पास सी है ये। फिर है इसके बाद 8th एमसीक्यू है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट इफ सेल्स ₹8,000। अगर सेल्स हमारे पास 8,000 की है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 1,000 का है, परचेजेस हमारे पास 4,000 की है और एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 500 की है। ये देखिए वही फॉर्मूले को अभी इधर कह रहा है कि प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के तहत इंप्लीमेंट करना। तो 8 हमारे पास सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? ये सॉल्यूशन में हम पहले लिख लेते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी हमने ये देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कर देते हैं इसमें परचेजेस या नेट परचेजेस, इसमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हों वो भी शामिल कर देते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट हों वो भी शामिल कर देते हैं, माइनस कर देते हैं एंडिंग इन्वेंट्री को। तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अभी ये देखें सेल्स हमारे पास कितनी है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। तो सेल हमारे पास है 8,000 की, इसमें से माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए हमें नहीं मालूम, तो वो हम मालूम करेंगे कैसे। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1,000 की है, ये देखें इधर 1,000 की ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। फिर इसमें परचेजेस को ऐड करना है 4,000 को प्लस 4,000, माइनस करना है एंडिंग इन्वेंट्री को, माइनस एंडिंग इन्वेंट्री 500 की है। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 8,000 माइनस कर देंगे, ये 5,000 1,000 और 4,000 5,000 हो गया और माइनस इसमें, तो 4,500 माइनस हो जाएगा, 4,500 माइनस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 4,500 होगी। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो 3,500 हमारे पास आंसर आता है जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये वाला आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। 9th एमसीक्यू पर चले जाएंगे। Which of the following would not be considered as a component of cost of stock? ये दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जिसमें हमारे पास पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा कौन सी जो ऑप्शन है वो कॉस्ट ऑफ स्टॉक का कंपोनेंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ
इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं है। तो देखें सेल्स ऑफ सेलिंग स्टॉक जो है हिस्सा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड हिस्सा है, इंपोर्ट ड्यूटी है, परचेज प्राइस है, ये पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। 10th MCQ है हमारे पास, एज अ कॉस्टिंग टीम मेंबर, आप कॉस्टिंग जो टीम है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करती है उसकी एक टीम मेंबर है। क्या करें आप कैलकुलेट करें द ग्रॉस प्रॉफिट इफ सेल्स 6000 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 5000 है। तो देखें इधर जो है हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने का कहा है और इधर हमें ये डेटा दे दिया है कि सेल कितनी है 6000 और कॉस्ट ऑफ सेल के जो सेल है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो हमारे पास इधर से ही आंसर हमें क्लियर हो गया है कि 6000 माइनस 5000 तो 1000, तो आंसर ये ठीक है। लेकिन इसमें मजीद उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारे पास 1000 का है, परचेजेस 4000 के हैं, वेजेस हमारे पास 2000 के हैं, ऑफिस रेंट हमारे पास 1000। तो इस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इधर से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंटरी। तो इधर से हमारा डेटा कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास इधर जो है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इधर से हम करें तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। तो हमें और जो है डेटा की जरूरत ही नहीं। तो राइट आंसर डी है 1000। 11th MCQ है हमारे पास, सेलिंग एक्सपेंसेस आर शोन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेलिंग एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट या जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है उसमें शो होते हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तमाम के तमाम शो होते हैं इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आते, इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है उससे रिलेटेड काम होता है। जब और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको जब हम तकसीम कर रहे हैं पार्टनर्स में, तो उस तकसीम जो जिस अकाउंट में की जाती है कि फॉर एग्जांपल पार्टनर ए को कितना प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा और पार्टनर बी को कितना मिलेगा, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही एक्सटेंशन है। तो राइट आंसर इधर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। इसको हम मार्केटिंग सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो राइट आंसर क्या है डी। 12th MCQ है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ समरी ऑफ कंपनीज एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल एट अ स्पेसिफिक डेट। ये देखिए आपको बैलेंस शीट की डेफिनेशन एक किस्म की बता रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब, जो कि यूज नहीं होती कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की समरी बयान करने के लिए एक स्पेसिफिक डेट पर। तो जो स्टेटमेंट यूज होती है वो बैलेंस शीट है और जो नहीं यूज होती वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये यूज नहीं होती, तो इधर राइट आंसर ये है, बैलेंस शीट यूज होती है। पोजीशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, ये सारे के सारे जो है एज अ सिनोनिम यूज होते हैं बैलेंस शीट को डिफाइन करने के लिए, कि बैलेंस शीट को हम कह भी सकते हैं कि इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस या विच शोज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, जिसमें कंपनीज के एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल होते हैं एक स्पेसिफिक डेट पर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि ये यूज नहीं होता कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को की समरी को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक हो गया। 13th MCQ है हमारे पास, ऑल इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट, तमाम की तमाम इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट जो है इज रिकॉर्डेड अंडर कॉस्टिंग हेड, कि ये कौन से कॉस्टिंग हेड के अंडर रिकॉर्ड की जाती हैं। तो जाहिर सी बात है इसको हम फैक्ट्री और हेड कॉस्ट के अंडर लिखते हैं। इसको हम ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट्स कि ऑल तमाम की तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं उनको हम फैक्ट्री और हेड कॉस्ट कहते हैं या फैक्ट्री और हेड कहते हैं, और तमाम की तमाम जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर आ जाती है। तो तमाम
डायरेक्ट कॉस्ट जो है प्राइम कॉस्ट कहलाती हैं, और तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हैं वो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कहलाती हैं। तो इधर हमें फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है ये सही नहीं है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन ये भी सही नहीं है। 14th MCQ है हमारे पास, इफ बिजनेस परचेजेस गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, अगर कारोबार में चीजों सामान को खरीदा गया है दोबारा बेचने की नीयत से, सच परचेजेस आर चार्ज टू परचेजेस अकाउंट। इसमें राइट आंसर ये है परचेजेस अकाउंट। ठीक हो गया। जो ऑर्गेनाइजेशन कोई माल, फॉर एग्जांपल मेडिसिन की शॉप है, तो मेडिसिन जो ले रही है बेचने की गर्ज से, तो उसको हम परचेजेस अकाउंट में लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल दुकान में फर्नीचर की जरूरत है और फर्नीचर लिया गया है, तो वो फर्नीचर बेचने की नीयत से नहीं लिया गया, तो उसको हम परचेज अकाउंट में नहीं लिख सकते, उसको हम फर्नीचर के अकाउंट से लिखेंगे। लेकिन जो मेडिसिन ले रही है तो वो कहां पे लिखी जाएगी? परचेजेस अकाउंट में लिखी जाएगी। तो राइट आंसर परचेजेस अकाउंट है। 15th MCQ हमारे पास, कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर। कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है, जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को मिलाकर आपने जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मालूम की, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम किया, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो किस लिए यूज हो सकती है? बजट कंट्रोल एंड इवेल्युएशन के लिए, डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंसेस, प्राइसेस एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिसीजन, ये सारी की सारी चीजों के लिए यूज की जाती है। कॉस्टिंग देखें, बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके कि हमारी जो प्रोडक्शन पर कॉस्ट आ रही हैं क्या वो बजटेड कॉस्ट के मुताबिक आ रही हैं या नहीं आ रही, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, किस तरह वेरिएंसेस मालूम किए जाएंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड रखे थे कि एक प्रोडक्ट पर इतनी कॉस्ट आनी चाहिए और उससे ज्यादा या कम आ गई, तो हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। और इसके साथ साथ हम कुछ कॉस्ट आई है तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये सारे काम जो है कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन के बगैर नहीं हो सकते। तो ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन है ये सारी की सारी ठीक है। ठीक हो गया। 16th MCQ है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कि कौन सी कॉस्ट है जो कि यूज होती है जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मालूम कर रहे हो, तो उसमें कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है? फ्रेट इन कॉस्ट, जी हाँ ये इंक्लूड होती है जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मालूम कर रहे हो। इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर अमाउंट बोरोड, ये जो कॉस्ट है इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करने के लिए या कॉस्ट मालूम करने के लिए नहीं यूज हो सकती। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट है और ये इनकम स्टेटमेंट में आती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से, फिर इंटरेस्ट हम माइनस करते हैं। ये फाइनेंस कॉस्ट है, ये इधर नहीं आएगी। फ्रेट आउट ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये भी नहीं आएगी। मार्केटिंग कॉस्ट ये भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये सारी की सारी जो है ऑप्शंस गलत हैं। फ्रेट इन जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट को मालूम करने के लिए यूज होती है। 17th MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट एंड यूज्ड इन कॉस्टिंग। कि कौन सी इक्वेशन इधर करेक्ट है जो कि यूज भी होती है कॉस्टिंग में। ठीक हो गया। तो सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इधर माइनस होता तो ये ठीक होता, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये गलत है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। देखें ये इसने इक्वेशन को रीअरेंज किया। पहले आपके सामने अगर सही इक्वेशन होगी तो आप उसको समझने में आसानी होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, या अगर इक्वेशन में परचेजेस हैं सिर्फ तो परचेजेस लिख लें माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। ये आपके पास करेक्ट इक्वेशन ये है। अभी देखें क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया, तो फॉर एग्जांपल एंडिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक को कहते हैं ना, तो ये अगर इक्वेशन के उस साइड पर जाए तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक आपस में प्लस होने चाहिए, तो ये भी गलत हो गई। फिर इधर है क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये देखें इसको थोड़ा सही हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो गया, तो ये उधर जाके
हमने इधर प्लस कर दिया, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये प्लस हो गया उधर आकर एंडिंग इन्वेंट्री, या इसको क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं। फिर माइनस क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक, माइनस कर दिया, ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू परचेजेस। अगर ये हाँ ये तो सी जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। डी ऑप्शन जो है ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस नहीं होते, ये माइनस आता है इनके साथ, तो ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, सी। ऊपर मैंने सॉल्व भी किया है, आप उधर से भी उसी इक्वेशन को रीअरेंज करें अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। 18th MCQ है हमारे पास, 18th MCQ है हमारे पास, द सिनोनिम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मुतरादिफ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को का दूसरा नाम क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्ट, जी हाँ ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी इनको कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक हो गया। 19th MCQ है हमारे पास, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस होता है किसके दरमियान, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज नहीं, एसेट्स और लाइबिलिटीज के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल आ जाता है, एसेट्स एंड इक्विटीज तो कैपिटल लाइबिलिटीज के बराबर आ जाता है, ये दोनों गलत आंसर है। द एसेट्स परचेज विद कैश कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर एंड कैश स्पेंट टू ऑपरेट द बिजनेस, ये भी सही नहीं है कि ओनर जो कंट्रीब्यूट करता है कैश को तो कैपिटल है, और एंड द कैश स्पेंट टू ऑपरेट द बिजनेस तो ये एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस और ओनर्स का कैपिटल इन दोनों को आपस में डिफरेंस मालूम, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करके हमारे पास प्रॉफिट नहीं आता। फिर लास्ट है डी, द एसेट्स रिसीव्ड फॉर गुड्स एंड सर्विस, मतलब एसेट्स क्या, कैश रिसीव हुआ होगा जब आपने चीजों को खरीदा, चीजों को बेचा होगा, एंड द अमाउंट यूज्ड टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विस, और इन गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपने कुछ अमाउंट स्पेंड की होगी, तो ये एक्सपेंसेस, तो रेवेन्यू से एक्सपेंसेस, तो यही राइट आंसर है हमारे पास। ठीक हो गया, ठीक हो गया कि एसेट्स को रिसीव्ड हुए हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर, और उन गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए आपने जो अमाउंट स्पेंड की होगी या अमाउंट यूज की होगी उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, और ऊपर वाले को रेवेन्यू, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है। 20th MCQ है लास्ट वन, फॉलोइंग आर इन्वेंट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एक्सेप्ट, देखिए इन्वेंट्रीज जो है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की 3 किस्म की होती हैं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज होती हैं, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज होती हैं, और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है। फ्यूल एंड पावर की जो इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने 20 MCQs किए कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक कॉस्टिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम यही कॉस्ट अकाउंटिंग के मजीद MCQs करेंगे। आप जो है आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो इन 20 MCQs में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।